स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। तो पहले हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757 की। देखो, हम ये जानते हैं कि एंग्लो कर्नाटिक वॉर या कर्नाटिक वॉर जो हुए हैं वो फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में हुए। ठीक है, फ्रांस और इंग्लिश पीपल या ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेज जीतते हैं। उसके बाद वो चलते हैं आगे बंगाल के अंदर अपना पावर को एक्सपेंड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर जो उस टाइम पर नवाब थे उनका नाम था नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, ये बंगाल वाला रीजन है, सपोज करो बंगाल वाला रीजन है। तो यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला है और नवाब सिराजुद्दौला के एक कमांडर होते हैं, उनका नाम है मीर जाफ़र, और एक और वहाँ पर व्यापारी है जगत सेठ। ठीक है, वो दोनों क्या होते हैं, मिल जाते हैं अंग्रेज़ों की तरफ। एक कॉन्स्पिरेंसी के तहत वो क्या होता है, अंग्रेज़ों की तरफ मिल जाते हैं। ब्रिटिश क्या कहते हैं कि हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे अगर आप हमारा साथ दोगे, यानी कि मीर सिराजुद्दौला के खिलाफ जाओगे तो। ठीक है, तो अब क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है और उसके अंदर ये क्या होता है, सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है और वहाँ के जो नवाब बन जाते हैं वो मीर जाफ़र बन करके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और मीर जाफ़र क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनको गिफ्ट वगैरह देते हैं, उनको इनाम देते हैं अंग्रेज़ों के, उन्होंने हमारा साथ दिया है वगैरह वगैरह। इस तरह से वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद वहाँ के नवाब बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेज़ों को क्या होता है, ब्रिटिश को राइट मिल जाता है कि वो यहाँ पर ट्रेड अपना अच्छे तरह से कर सके। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमने बताया था आपको कि हमारे पास नेक्स्ट हमको बैटल पढ़ना है, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, 1764, बैटल ऑफ बक्सर 1764। क्लियर? तो बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो राजा हैं वो कौन है इस टाइम पर, मीर जाफ़र है। अब मीर जाफ़र के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो बार बार उनको इंटरफेरेंस करते हैं, क्योंकि पपेट राजा है, तो पपेट राजा कुछ कर भी नहीं सकता, तो इसलिए क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो एक पास बनता है, इनके व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए वो एक पास होता है, उसको जारी करते हैं। तो अंग्रेज़ों को वो पास था, अंग्रेज़ क्या करते थे, उन उस पास को गलत तरह से आम लोगों को बेचते थे। ठीक है, और व्यापार करना शुरू करते थे। तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से उनकी बात नहीं बन पाई। तो मीर जाफ़र ने जब उनका विरोध किया तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, उनको वहाँ से हटा करके एक नाम आपको याद रखना है, मीर कासिम। ठीक है, तो जो मीर कासिम है उनको वो वहाँ का नवाब बना देते हैं। ठीक है, तो मीर कासिम को क्या होता है, वहाँ का नवाब बन जाता है, यानी कि मीर जाफ़र को हटा दिया जाता है। अब कौन आ गया, मीर कासिम आ जाता है। ठीक है, तो जब मीर कासिम आता है तो मीर कासिम कुछ दिनों तक तो रहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इनको लगता है कि हमारी बात यहाँ बन नहीं पाएगी। तो वो क्या होता है, अपनी जो राजधानी है, यानी कि अपनी जो कैपिटल है, वो पटना से क्या होता है, पटना से लेकर के पटना से कहाँ चले जाते हैं, मुंगेर चले जाते हैं। ठीक है, मुंगेर अपनी राजधानी शिफ्ट कर देते हैं। इसलिए शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि वो डिस्टर्बेंस नहीं चाह रहे थे कि मैं बार बार हमारा आमना सामना अंग्रेजों से हो, हम अपने फ्रीली काम कर सकें और अंग्रेजी फ्री काम कर सकें। लेकिन हुआ क्या, बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद उनको लगा कि अंग्रेज यहाँ से मानने वाले तो है नहीं, इनसे या तो लड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, वो उनके बीच में एक बैटल होता है, उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। थोड़ा सा एक पहले युद्ध था, छोटा सा लड़ाई होती है, उसमें भी वो हार जाते हैं। तो वो फिर क्या होता है, भाग करके चले जाते हैं कहाँ पर, नवाब अवध के नवाब के पास पहुँच जाते हैं। ठीक है, अवध, ठीक है, यानी कि बिहार का छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पर वो चले जाते हैं, अवध के नवाब के पास चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद, और उस टाइम पर आपको याद रखना है, शाह आलम, जो उस टाइम मुगल राजा थे, दो व्यक्ति और नाम याद रखना है आपको, एक नाम है शाह आलम, शाह आलम सेकंड, और अवध के नवाब का नाम। ये दो जो होते हैं इन लोगों के साथ, और एक वो खुद है कौन, मीर कासिम। तो इन तीनों के अंदर क्या होता है, ट्रीटी होती है कि हम तीनों क्या करेंगे, मिल करके अंग्रेजों के साथ लड़ाई। तो इन तीनों एक तरफ हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास कौन है, जो हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी।
ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज। इन तीनों चारों में क्या होता है, बैटल होता है जिसको नाम जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक है। अब बैटल ऑफ बक्सर का रिजल्ट जो होता है वो ये होता है लास्ट में कि बैटल ऑफ बक्सर ये तीनों लोग हार जाते हैं अंग्रेजों से। बैटल ऑफ बक्सर हारने के बाद क्या होता है, पूरा का पूरा जो उनका एक्सपेंशन है वो बढ़ जाता है और वो अपना ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। फ्री ट्रेड करते हैं अंग्रेज और वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन रूल भी अपना इस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक इलाहाबाद की आपको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद याद रखना है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद होती है और इसमें यही बात होती है कि हम जैसे शाह आलम द्वितीय के लिए वो क्या करते हैं, कुछ 26 लाख रुपए पर ईयर शाह आलम द्वितीय को देना शुरू करते हैं अंग्रेज कि आप बस शांत बैठ रहे हैं, आप मुगल हैं, आपको पैसे हर साल मिलते रहेंगे, ठीक है, आप बीच में आड़े नहीं आना। तो इस तरह से क्या होता है, वो अपना एक्सपेंशन पूरी तरह से कर लेते हैं। अब जो उस टाइम पर एक आपको ड्यूल सिस्टम याद रखना है कि एक ड्यूल सिस्टम, क्लाइव्स ड्यूल सिस्टम। तो उस टाइम पर जो अंग्रेज कमांडर थे, हम कहें ये जो बैटल लड़े वो कौन अंग्रेज था, तो उसका नाम था क्लाइव, ठीक है, आपको याद रखना है क्लाइव। तो हम पढ़ने यहाँ पर क्लाइव्स ड्यूल सिस्टम, ड्यूल सिस्टम। तो ये जो क्लाइव ड्यूल सिस्टम है ये कब से स्टार्ट होता है, 1765 से लेकर के ये चलता है 1772 तक। तो ये क्या था, तो देखो इसमें दो बातें थी, अगर हम पढ़ें तो इसमें दो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं कि जहाँ पर टैक्स कलेक्शन की बात थी, रेवेन्यू कलेक्शन की बात थी, रेवेन्यू वो सारा का सारा कौन इकट्ठा करेगा, उसको कौन देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन, आर्मी वगैरह, ठीक है, ये सब कौन किसके अंडर में होगी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखी, यानी कि ब्रिटिशर्स अपने पास रखेंगे। और जितने भी वेलफेयर वर्क हैं, ठीक है, जो भी वेलफेयर वर्क हैं वो सारे किसको दिए, वहाँ के नवाब को दे दिए कि आपको ये सारे काम करने। एक पपेट नवाब उन्होंने बनाया, उसको वो सारे काम उन्होंने सौंप दिए। तो इस तरह से इसी को ड्यूल सिस्टम बोला जाता है कि जो काम होते हैं, जो वर्क होते हैं, जो उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक को जो उनके फ़ायदे की चीज़ थी, यानी कि वहाँ पर उन्होंने उगाई करनी है, ठीक है, अपनी आर्मी को रखना है, आर्मी का खर्चा वगैरह वगैरह, वो सारा तो उन्होंने खर्चा तो वो नवाब से लेते थे। कहने का मतलब है कि वो सारा कंट्रोल अपने पास रखा जहाँ पर उनको फ़ायदा था, और जहाँ पर वेलफेयर यानी कि लोगों की परेशानियों को सुनना है, सड़कें बनानी हैं या कुछ और काम करना है, तालाब को बनाना है या कुछ भी वेलफेयर जो काम होते हैं वो सारे के सारे किसको दे दिए, वहाँ के नवाब को उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से ये ड्यूल सिस्टम था वहाँ पे, ठीक है। तो हम यानी कि उस टाइम पर बंगाल के अंदर देखो, जो आज का बंगाल है उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों भी इसी में शामिल थे, ठीक है। तो इस तरह का वो सिस्टम था। देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेज पर शो करता हूँ कि एज वी नो अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद द कंपनी हैड गॉट द दीवानी राइट्स एंड राइट टू कलेक्ट द रिवेन्यू। तो दीवानी राइट्स और कलेक्ट टू रिवेन्यू ये दोनों बंगाल से उनको मिले, बिहार, उड़ीसा, एंड कंट्रोल ओवर द आर्मी इन बंगाल। तो आर्मी के ऊपर कंट्रोल हुआ उनका, और दीवानी राइट्स भी उनके पास थे, ठीक है, रिवेन्यू राइट्स भी उनके पास थे। तो दीवानी का मतलब ये होता है कोई प्रॉपर्टी का मामला होता है, ठीक है, उस तरह का जो होते हैं, तो वो सब की सब इसके अंदर आते हैं। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल वॉज लेफ्ट विद द नवाब, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब कौन देखेगा, नवाब देखेंगे। दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय क्लाइव वाज नोन एज द ड्यूल सिस्टम। तो इसी को हम बोलते हैं ड्यूल सिस्टम, क्लाइव का ड्यूल सिस्टम। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर शिफ्ट कर दी उन्होंने, नवाब के ऊपर शिफ्ट कर दी, ठीक है। इसी तरह से उनके पावर एक्सपेंड के लिए आगे बहुत सारे वॉर होते हैं, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर हम कल पढ़ेंगे, उसके बाद एंग्लो सिख वॉर, उसके बाद एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, एंग्लो अफगान वॉर। तो इस तरह से वो क्या होते हैं, अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर को एक्सपेंड करना शुरू करती है, ठीक है। तो ये इस लेसन के अंदर है किस तरह से उन्होंने कौन कौन से वॉर किए हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर छोटे मोटे वॉर करने के बाद वो अपने पावर को एक्सपेंड करना शुरू करते हैं।
ठीक है। तो कल हमारा टॉपिक होगा एंग्लो मैसूर वॉर, उसके बाद मराठा कॉन्फ्लिक्ट, एंग्लो सिख वॉर और एंग्लो अफगान वॉर। तो इस तरह से वो अपनी पावर को एक्सपेंड करते चले जाते हैं। थैंक यू।